मूवी की शुरुआत ड्वाइट इवान नाम के एक आदमी को दिखाने से होती है जिसके पास रहने तक की जगह नहीं है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है जिसके अंदर कोई भी नहीं था। तब वह अंदर चला जाता है और बाथरूम में नहाने लगता है। तभी उसे दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि मकान मालिक आ रहे हैं। तब वो खिड़की से कूद कर के भाग जाता है और ऐसे ही दर दर भटकता फिरता है। थोड़ी देर बाद उसे गाड़ी नजर आती है जो बिल्कुल खाली थी। दरअसल किसी ने उस गाड़ी को कबाड़ समझ कर के वहीं पर छोड़ दिया था। इस तरह से उसे अब एक रहने का ठिकाना मिल गया था और अब वो उसी में रहने लगता है। जब शाम होती है तब वह बाहर जाता है और लोगों का फेंका हुआ झूठा खाना उठा कर के खाता है। फिर वापस चला आता है अपनी कार में। वो उसी के अंदर किताबें पढ़ता है और आराम करता है। अगली सुबह हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है ईडी। ईडी इवान को पहले से ही जानती थी। वो उसे गाड़ी से बाहर निकालती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। साथ ही उसे ये भी बताती है कि वेड अब जेल से छूटने वाला है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेड वही हत्यारा है जिसने 20 साल पहले इवान के मॉम डैड को मारा था। उसके जेल से छूटने की बात को सुनकर के इवान का खून खौल उठता है। वो बहुत ही खतरनाक गुस्से में आ गया था। दरअसल उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो कैसे भी करके वेड को मौत के घाट उतार दे। और अब उसे पता चल चुका है कि वेड बाहर आ रहा है, इसलिए वो तैयारी करने लगता है कि वो कैसे भी करके उससे बदला लेगा। अब उसके पास जितने भी पैसे बचे थे उससे वो एक बैटरी खरीदता है ताकि वो इस कबाड़ा कार को चलाने लायक बना सके। उसे अपने शहर वर्जीनिया भी जाना है जहाँ पर उसके मॉम डैड रहते थे। बदला लेने के लिए उसे एक बंदूक भी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन जब वह शॉप में जाता है तो बंदूकें बहुत ज्यादा महंगी थी, इसलिए वो खरीद नहीं पाता। तब वो वापस आकर के अपनी बहन को लेटर लिखता है और एक एक करके पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर देता है, ये सोचकर के शायद किसी गाड़ी में उसे कोई बंदूक मिल जाए। और ऐसे ही एक गाड़ी में उसे एक बंदूक मिल भी जाती है, लेकिन उसके ट्रिगर पर लॉक लगा हुआ था। अब वो कोशिश करता है उसे खोलने की, लेकिन वो नहीं खुलता। तब वो किसी चीज से पीट करके उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर लॉक टूटने की बजाय बंदूक ही टूट जाती है और अब वो बगैर बंदूक के ही निकल पड़ता है वर्जीनिया की तरफ। वर्जीनिया टेरिटरी में पहुंचने के बाद वो वेड की रिहाई का वेट करने लगता है। तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। दरअसल उस गाड़ी में वेड की फैमिली थी जो उसे लेने के लिए आई थी। वेड को अपनी फैमिली से मिलता हुआ देख कर के इवान का दिमाग खराब हो जाता है। अब इवान उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। वो लोग वेड की रिहाई का जश्न मनाने के लिए एक बार में रुकते हैं। इवान अपनी गाड़ी की चाबियों को गले में पहनता है और चुपके से बार में घुस जाता है। वो एक चाकू लेकर के बाथरूम में घुस जाता है और इंतजार करने लगता है वेड के आने का। तभी वो वेड को देखता है जिसके साथ एक आदमी भी था। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो आदमी चला जाता है और वेड अकेला होता है, तब इवान हमला कर देता है उस पर। वो उसके गले पर वार करके चाकू उसके सिर में घुसा देता है, जिससे वेड की यहीं पर मौत हो जाती है। अब इवान वहाँ से आ जाता है बाहर, लेकिन अपनी गाड़ी में बैठने से पहले वो वेड की गाड़ी के टायर में चाकू घुसा देता है, जिससे उसका हाथ भी जख्मी हो गया था। फिर जब वो अपनी गाड़ी में आकर के बैठता है तब उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी की चाबी तो उसके पास है ही नहीं जो उसने अपने गले में पहनी थी। अब वो उस चाबी को लेने के लिए वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि वेड की फैमिली वहाँ पर आ चुकी होगी। तब वो वेड की गाड़ी को लेकर के निकल पड़ता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एहसास होता है कि गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो गाड़ी को साइड में रोक देता है। तब पीछे से वेड का छोटा भाई विलियम बाहर निकलता है जो इवान से कहता है कि क्या तुमने मेरे भाई को मार डाला। तब इवान कहता है कि हाँ, क्योंकि तेरे भाई ने मेरे मॉम डैड को मौत के घाट उतारा था। अब विलियम ये कहकर के यहाँ से चला जाता है कि मैं नहीं मानता कि मेरे भाई ने तुम्हारे मॉम डैड को मारा होगा। इसके बाद इवान यहाँ से पैदल निकल जाता है और यहाँ वहाँ किसी खाली घर को ढूंढने लगता है। उसे एक घर मिल भी जाता है जहाँ पर वो अपना हुलिया चेंज करता है, दाढ़ी भी हटा देता है और नए कपड़े पहन लेता है। फिर टीवी चलाकर के न्यूज चेक करता है कि अब तक तो वेड की फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट कर दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद वो यहाँ से अपनी बहन के पास पहुँच जाता है जिसका नाम था सैम। सैम अपने दोनों बच्चों को घर पर ही छोड़ करके इवान के साथ एक कैफे में जाती है। ये दोनों एक दूसरे से काफी सालों से मिले थे, इसलिए दोनों ही इमोशनल होते हैं। इवान उसे बताता है कि मैंने वेड को मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर के सैम भी हैरान हो गई थी, मगर अंदर ही अंदर वो खुश भी थी कि उसके मॉम डैड का कातिल मारा गया। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के दिमाग में एक बात आती है कि अगर क्लीलैंड फैमिली ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की तो इसका मतलब है कि वो वेड की मौत का बदला खुद लेंगे। अब इवान को सैम के दोनों बच्चों का ख्याल आता है क्योंकि वो दोनों ही घर पर अपनी दादी के साथ थे।
अब ये दोनों फौरन निकल पड़ते हैं घर की तरफ। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दोनों बच्चे सेफ थे, लेकिन अब इस घर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि क्लीलैंड फैमिली को उनके घर का एड्रेस पता था। अब सैम अपने सारे सामान को पैक करके अपने बच्चों को लेकर के निकल जाती है, लेकिन इवान यहीं पर रुक जाता है, ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई आता भी है या नहीं। जब रात होती है तो वो घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। तभी अचानक से उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब वो विंडो से झांक करके देखता है तो बाहर उसी की कार खड़ी थी। इससे वो समझ जाता है कि जरूर क्लीलैंड फैमिली का कोई मेंबर यहाँ पर आया होगा, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी तो वहीं रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ दी थी। खैर इवान अब एक कमरे में जाकर के छुप जाता है। इधर एक आदमी दरवाजा तोड़ करके आ जाता है घर के अंदर। जब वो आदमी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है तब इवान मौका देख करके भागने लगता है घर के बाहर। तभी वो आदमी उसे देख लेता है और गोलियां चला देता है। इवान जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी में पहुंचता है और उसे स्टार्ट करता है, लेकिन वो निकलता इससे पहले ही वो आदमी आ जाता है सामने। तभी वो आदमी घायल होकर के बेहोश हो जाता है। जब इवान बाहर निकल करके देखता है तो वो वेड का बड़ा भाई टेडी था। अब इवान उसे उठा करके अपनी गाड़ी में डालता है। तभी कोई दूसरा आदमी इवान के पैर पर तीर चला करके उसे घायल कर देता है। उसने टेडी को गाड़ी के ट्रंक में डाल दिया था। वो एक जगह पर गाड़ी को रोक करके आरी की हेल्प से अपने पैर में घुसे तीर को काट देता है। फिर वो एक शॉप पर जाकर के फर्स्ट एड का सामान लेता है ताकि वो अपने पैर में घुसे हुए तीर के टुकड़े को खुद ही निकाल सके, मगर ये कर पाना बहुत ही ज्यादा पेनफुल था, इसलिए वो पहुंच जाता है एक हॉस्पिटल में। वो इतने ज्यादा दर्द में होता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब कई दिनों बाद जब उसे होश आता है तब वो अपने पैर के जख्म को देखता है जो कुछ हद तक ठीक हो चुका था। वो फौरन हॉस्पिटल से निकलता है और उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने अपनी कार को छुपा करके रखा था। वो गाड़ी के ट्रंक में नॉक करता है ये पता करने के लिए कि टेडी होश में आया भी है या नहीं। नॉक की आवाज को सुनकर के टेडी चिल्लाने लगता है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो। तब इवान कहता है कि मैं तुम्हें तब तक बाहर नहीं निकालूंगा जब तक मेरे पास कोई गन नहीं आ जाती। तभी इवान को अपने एक स्कूल फ्रेंड बेन का ख्याल आता है। वो सोचने लगता है कि वो उसकी मदद कर सकता है। जब वो उसके घर जाता है तो बेन वहाँ पर नहीं होता। तब उसकी मॉम इवान को एक एड्रेस देती है जहाँ पर बेन काम करता है। इवान फौरन पहुँच जाता है उस बार में और एक लड़की से बेन के बारे में पूछता है। तब वो लड़की उसे काम खत्म होने तक वेट करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद बेन इवान के पास आता है। वो बहुत ज्यादा हैरान था इवान को इतने सालों बाद देख करके। इवान उससे मदद मांगता है। बेन भी तैयार हो जाता है और उसे लेकर के जाता है एक फार्म हाउस पर। फार्म हाउस पर बेन इवान को गन की पूरी कलेक्शन दिखाता है। इवान को एक गन पसंद आ जाती है और वो उसे लेकर के आ जाता है अपनी गाड़ी के पास। फिर वो ट्रंक को ओपन करता है और टेडी को बाहर निकालता है। तब टेडी उसे कहता है कि मेरे भाई वेड ने तुम्हारे मॉम डैड का मर्डर नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे मॉम डैड को मेरे डैड ने मारा था, लेकिन उन्हें कैंसर था और हम लोग नहीं चाहते थे कि वो अपने आखिरी दिन जेल में काटे, इसलिए मर्डर का सारा इल्जाम वेड ने अपने ऊपर ले लिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेडी की मॉम का इवान के डैड के साथ अफेयर था और इसी वजह से गुस्सा होकर के टेडी के डैड ने इवान के डैड को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इवान की मॉम गलती से मारी गई थी। ये सुनकर के इवान भी शॉक्ड हो जाता है। अब वो ये सब कुछ खत्म करना चाहता था, इसलिए वो टेडी को फोन देकर के कहता है कि अपनी फैमिली को कॉल करो और ये बताओ कि हम मिलकर के इस मैटर को खत्म कर सकते हैं। तब टेडी अपनी फैमिली को ऐसा ही कहता है। फिर इवान जब फोन लेने के लिए वापस जाता है तो टेडी उस पर हमला करके उसकी गन छीन लेता है और कहता है कि मेरे घर पर तो कोई भी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही फोन लगा करके तुझे बेवकूफ बनाया है। अब यहाँ पर टेडी इवान को गोली मारने ही वाला था, तभी बेन आ जाता है। वो सीधी गोली मारता है टेडी के भेजे पर, जिससे यहीं पर टेडी की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर बेन इवान को खाने पीने का कुछ सामान दे करके चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि इवान ने बेन की कार की बैटरी निकाल ली थी, क्योंकि इवान नहीं चाहता था कि बेन उसके पीछे आए, क्योंकि इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। अब यहाँ से इवान सीधा जाता है क्लीलैंड फैमिली के घर पर और अपनी गाड़ी को झाड़ियों के पीछे छुपा देता है। वो घर के अंदर जाता है मगर घर के अंदर कोई भी नहीं था। तब वो घर में जितने भी हथियार थे उन सबको इकट्ठा करता है और वहीं लेक में फेंक देता है। यहाँ तक कि वो टेडी के डैड की कब्र पर पेशाब भी कर देता है। फिर घर में बैठ कर के काफी देर वेट करता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। फिर अगले दिन वो एक कब्र खोदता है और उसमें टेडी को दफना देता है। तभी घर में एक ऑन शेयरिंग मशीन में एक मैसेज आता
लगता है। तभी इवान को एक आइडिया आता है और वो उस फोन से एक मैसेज भेजता है। फिर वेट करने लगता है क्लीलैंड फैमिली के आने का। रात को क्लीलैंड फैमिली आती है। उसमें एक औरत थी जो टेडी की बहन थी और दूसरी उसकी कजिन, और एक आदमी भी होता है। ये लोग आते ही आंसरिंग मशीन ऑन करते हैं, जिसमें से उन्हें इवान का मैसेज सुनने को मिलता है, जिसमें वो कह रहा था कि तुमने भी मेरी फैमिली के 2 मेंबर्स को मारा था और मैंने भी 2 को मार दिया है। अब हिसाब बराबर हो चुका है। लेकिन क्लीलैंड फैमिली उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं लग रही थी। इवान को भी समझ में आ चुका था कि ये लोग उसकी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से इवान सामने आ जाता है और उस आदमी को शूट कर देता है। तभी विलियम पीछे से आकर के इवान के पेट में शूट कर देता है। तभी इवान मौका देख कर के उससे गन छीन लेता है और विलियम को बताता है कि हम दोनों हाफ ब्रदर हैं, क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स के बीच में अफेयर था। इवान विलियम से कहता है कि तुम मेरी गाड़ी लेकर के फौरन यहाँ से भाग जाओ। तब विलियम उसकी बात मान कर के भाग जाता है वहाँ से। इधर टेडी की बहन ने सोफे के नीचे से एक मशीन गन निकाल ली थी और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी, लेकिन इवान ने उन दोनों औरतों को ही मौत के घाट उतार दिया और खुद भी जख्मी होकर के जमीन पर गिर पड़ा और बड़बड़ाता रहा कि उसकी कीज कार के अंदर है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लू रूइन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।